प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोर का झटका लगा है। कई देश, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, अभी भी इसके दुष्परिणामों का सामना कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वित्त की दुनिया में प्रौद्योगिकी तेजी से हावी हो रही है। महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान ने संपर्क रहित और लगातार लेन देन को सक्षम बनाया। हालांकि डिजिटल वित्त में हाल के कुछ नवाचारों में अस्थिरता और दुरुपयोग का जोखिम भी है। साथ ही कहा कि मुझे आशा है कि आप ये पता लगाएंगे कि इसके संभावित जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए मानक विकसित करते समय तकनीकी शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए कैसे किया जा सकता है। बीते शुक्रवार विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे में आयोजित एशिया आर्थिक संवाद में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। एस जयशंकर ने पाकिस्तान की बदहाली पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो बदहाली के हालात हैं, उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। जयशंकर ने कहा कि कोई भी देश कभी भी मुश्किल स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता और एक समृद्ध शक्ति नहीं बन सकता अगर उसका मूल उद्योग आतंकवाद है। जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं, ये सबको पता है। पाकिस्तान को मदद करने से पहले मुझे ये समझना होगा कि मेरे देशवासी पाकिस्तान की मदद को लेकर क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग ने बीते मंगलवार डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार किया है। भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ को जोड़कर दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत की गई। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया। इसके जरिए भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के तहत बेहद आसानी से और तेजी के साथ पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। वहीं इस मौके पर पीएम ने कहा कि ये मौका दोनों देशों के लिए खास है। इसका फायदा विशेष रूप से स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और सामान्य नागरिकों को मिल पाएगा। साथ ही कहा कि ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड महामारी के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा पेमेंट मैकेनिज्म बन गया है। बीते सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड रोजगार मेले 2023 के तहत चयनित उम्मीदवार समेत 24 राज्यों के युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। ये सभी नौकरियां केंद्र सरकार के विभागों में दी गई हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश हो रहा है कि दूर सुदूर तक आना जाना तो आसान हो ही रहा है, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में प्रत्येक युवा को उनकी रुचि और क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने के नए अवसर और तरीके सुनिश्चित करने का हमारा निरंतर प्रयास रहा है। साथ ही कहा कि आज जैसे जैसे उत्तराखंड के दूर सुदूर के इलाके रोड, रेल और इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे पर्यटन का भी विस्तार हो रहा है। नए पर्यटन स्थल पर्यटन के मानचित्र पर आ रहे हैं। इससे उत्तराखंड के युवाओं को वही रोजगार मिल रहे हैं। 23 फरवरी यानी बीते गुरुवार को माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स ने भारत की नीतियों की सराहना की है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग गेट्स नोट्स में कहा कि भारत भविष्य के लिए आशा देता है और साबित करता है कि देश बड़ी समस्याओं को एक साथ हल कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया कई संकटों का सामना कर रही है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत मुझे भविष्य के लिए आशा देता है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में कहा कि देश ने पोलियो का उन्मूलन किया, HIV संचरण को कम किया, गरीबी को कम किया, शिशु मृत्यु दर में कमी आई और स्वच्छता और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि हुई। अमेरिका के राज्य ओहियो में आयोजित सीनेट में अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश हुआ, जिसे भारतीय अमेरिकी विधायक नीरज अंतानी ने अमेरिकी राज्य में समुदाय के योगदान को मान्यता देने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया है। बीते गुरुवार रिपब्लिक पार्टी के नेता अंतानी ने कहा कि ओहियो में अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित करने से हमारे राज्य में हिंदू अमेरिकियों को हमारे योगदान के लिए बड़ी मान्यता मिलेगी। बता दें कि यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ओहियो इस मान्यता को कानून में डालने वाला अमेरिका का चौथा राज्य बन जाएगा। इससे पहले मिशिगन राज्य के ट्राय शहर, कैलिफोर्निया राज्य के इरविन,
टेक्सास राज्य के इरविंग और ह्यूस्टन शहर हिंदू विरासत माह अक्टूबर को औपचारिक रूप से मान्यता दे चुके हैं। बीते मंगलवार उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं की सहायता के लिए मुख्यमंत्री उत्थान योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक सेवाओं, सैन्य सेवाओं के साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलेगी। साथ में ज्ञान कोश योजना भी प्रारंभ होगी। इसमें प्रत्येक जिले में डिजिटल एवं ऑफलाइन समृद्ध पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। पुस्तकालयों का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं व छात्रों के साथ शिक्षक एवं स्थानीय समुदाय भी उठा सकेंगे। बीते बुधवार सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर दिए गए चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने उद्धव ठाकरे द्वारा दायर याचिका पर जवाब देते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं। उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह धनुष तीर देने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में कोटा मिलेगा। मुख्यमंत्री बालाघाट जिले के लामता में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने ये सारी जानकारी दी। साथ ही सीएम शिवराज ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को सुरक्षा देनी होगी, अन्यथा वे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वालों की तुलना में पिछड़ जाएंगे। उन्होंने इससे पहले घोषणा की थी कि राज्य सरकार गरीब परिवार के छात्रों की मेडिकल कॉलेज की फीस का भुगतान करेगी। साथ ही कहा कि प्रदेश भर में सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। ये स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हैं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में कहा कि 2023 में भारत दुनिया के आर्थिक विकास में 15% का योगदान करेगा, जो कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ रेट है। उन्होंने कहा कि IMF को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष के खत्म होने पर भारत की आर्थिक विकास दर 6.8% रह सकती है, जो कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के औसत के मुकाबले बहुत ज्यादा है। बाढ़ और सूखे के बाद भी चालू वर्ष 2022-23 में धान की बम्पर उपज हुई है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार चालू वर्ष 2022-23 के खरीफ विपणन सत्र में 20 फरवरी तक 702 लाख टन से अधिक की खरीद हो चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जबकि अभी भी धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। खास बात यह है कि इस सीजन के लिए केंद्र सरकार ने 765.43 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। वहीं पिछले वर्ष खरीफ विपणन सत्र में रिकॉर्ड 749 लाख टन धान की खरीदी की गई थी। बता दें कि धान खरीदी के एवज में 96 लाख से अधिक किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी गई है। अभी तक कुल 1,45,845 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया है। भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। कप्तान पैट कमिंस इंदौर में 1 मार्च से होने वाले तीसरे मैच से बाहर हो गए हैं। कमिंस दूसरे मैच की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे और वह इस मैच के लिए अब नहीं लौटेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया कि पैट कमिंस की जगह अब टीम में स्टीव स्मिथ तीसरे टेस्ट में कप्तान की बागडोर संभालेंगे। बीते मंगलवार वर्ष 2022 में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे मंझे कलाकारों से सजी फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी शेयर की है। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर कहा कि ये अवार्ड आतंकवाद से पीड़ित और भारत के सभी लोगों को डेडिकेट करता हूँ। बता दें कि अनुपम खेर को इसी फिल्म के लिए मोस्ट वर्सटाइल एक्टर भी चुना गया है।
भारतीय रेलवे अब चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बन गया है। बीते गुरुवार उत्तर प्रदेश ब्रॉड गेज लाइन 100% विद्युतीकृत होने के साथ कुल रूट किलोमीटर के 85% हिस्से के विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल की है। इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। बता दें कि भारतीय रेल मिशन 100% विद्युतीकरण को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। देश में 17 रेलवे जोनों में से 6 का पूरी तरह विद्युतीकरण कर दिया गया है। देश में वर्तमान कुल रूट 65,141 किलोमीटर है। इसके 85% से अधिक हिस्से को विद्युतीकृत किया गया है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है और रेलवे के ट्वीट को पोस्ट करते हुए वेरी गुड कहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो गगनयान कार्यक्रम के तहत इस वर्ष के अंत में 2 शुरुआती मिशन लॉन्च करेगा, जिसके बाद 2024 में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को अंजाम दिया जाएगा, जिसकी जानकारी बीते बुधवार केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा दी गई है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस वर्ष की दूसरी छमाही में गगनयान कार्यक्रम के तहत 2 शुरुआती मिशन भेजे जाएंगे। पहला मिशन पूरी तरह से मानव रहित होगा और दूसरे में व्योम मित्र नाम की फीमेल रोबोट भेजी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दोनों मिशनों का उद्देश्य ये तय करना है कि गगनयान रॉकेट उसी रूट से सुरक्षित वापस लौट आए जहां से वह उड़ान भरेगा। साथ ही कहा कि गगनयान मिशन आत्मनिर्भर भारत का सबसे अच्छा उदाहरण होगा। भारत की अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में ये मील का पत्थर साबित होगा।